इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एटम के सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होते हैं। किसी भी एटम में इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं। थ्योरेटिकली किसी भी एटम में अनंत यानी इन्फिनाइट कक्षाएं होती है, इन्फिनाइट ऑर्बिट होती है। जैसे हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन एटम, उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट है, तो ये प्रैक्टिकली एक ही ऑर्बिट है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन थ्योरेटिकली प्रत्येक एटम में इन्फिनाइट ऑर्बिट होता है। तो आप याद रखें, किसी भी एटम के अंदर इन्फिनाइट ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट होते हैं? इन्फिनाइट। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, और सभी ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। इसकी एनर्जी फिक्स है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, थर्ड की फिक्स है, फोर्थ की फिक्स है। सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है इन्फिनाइट ऑर्बिट का। ये जो ऑर्बिट है सबसे लास्ट में इन्फिनिटी वाला, इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है और इसका एनर्जी होता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी एटम में सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे अधिक होती है और उसकी एनर्जी होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी सारे ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है यानी निगेटिव होती है। सबसे ज़्यादा निगेटिव एनर्जी इस ऑर्बिट का होता है। एनर्जी इंक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ते चले जाएगा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी है -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है -8, उससे ज़्यादा इसकी है -6, उससे अभी अधिक इसकी -4, -2, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 0। तो यानी जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ऑर्बिट का एनर्जी बढ़ते जाएगा और हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। अगर किसी ऑर्बिट का एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हालांकि माइनस में होता है, लेकिन मान के चलिए किसी ऑर्बिट का एनर्जी अगर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा यानी जो भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा, उस इलेक्ट्रॉन का वही एनर्जी होगा जो उस ऑर्बिट का होगा। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उस इलेक्ट्रॉन का वही एनर्जी होगा जो उस ऑर्बिट का होगा। इसलिए ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं क्योंकि हर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है। इसलिए ऑर्बिट को एनर्जी लेवल भी कहते हैं या स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है और इलेक्ट्रॉन r रेडियस के सर्किल पे घूम रहा है। इस सर्किल का रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास m है और इसका वेलोसिटी v है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग, और एक होता है लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग। तो लीनियर मोमेंटम p बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी, जबकि एंगुलर मोमेंटम L बराबर होता है mvr यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये निकल गया आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr होता है यानी लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियस, और एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है, फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, nth ऑर्बिट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π होगा। क्या होगा? nh/2π, जहां n क्या है? ऑर्बिट नंबर। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो n का मान 1 रखिए, तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, 2 कैंसिल यानी h/π। थर्ड के लिए 3h/2π, फोर्थ के लिए 4h/2π। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका दो फॉर्मूला हो गया। एक हो गया mvr, जहां m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, और एक फॉर्मूला होता है nh/2π, जहां n ऑर्बिट की संख्या है। थर्ड पॉइंट देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है
तो वह कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि यह हायर एनर्जी लेवल है और इससे कम एनर्जी इसकी है। मान लो इसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल से 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो वह कितना ऊर्जा, कितना एनर्जी रिलीज करेगा? तो 10 - 8 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन जब कोई हायर से लोअर में आएगा तो वह एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिलीज करता है वो फोटोन के रूप में करता है। याद रखिए, फोटोन में भी तो एनर्जी होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिए, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक फोटोन निकलता है। उस फोटोन का जो एनर्जी होगा, एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, फोटोन कब निकलता है, फोटोन कब उत्सर्जित होता है? जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक फोटोन निकलता है। उस फोटोन का एनर्जी होगा दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर। मान लीजिए इस ऑर्बिट की एनर्जी अधिक है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन 20 से 15 में आएगा तो एक फोटोन निकलेगा और उस फोटोन की एनर्जी होगी E2 - E1, दैट मीन्स 20 - 15 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है hν और hc/λ। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा यानी लोअर से हायर तो एनर्जी देना पड़ेगा, जब हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी हमेशा फोटोन के फॉर्म में ही रिलीज होता है। चौथा पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा। न्यूक्लियस एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन है यानी चार्ज पार्टिकल है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रख दिया जाए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम भी रहा है यानी मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मान लीजिए कोई एटम है, कोई भी एटम है, मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो उस एटम का एटॉमिक नंबर मैंने मान लिया Z। हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर Z का मान 1 होगा, हीलियम है तो उसका एटॉमिक नंबर Z का मान 2 होगा। तब मान लीजिए एक जनरल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और कोई इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह का एनर्जी होगा, एक होगा काइनेटिक और एक होगा पोटेंशियल। पोटेंशियल इसलिए होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है, काइनेटिक इसलिए होगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी है। दोनों एनर्जी को अगर ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी आएगी वो उस ऑर्बिट की भी एनर्जी होगी, क्योंकि ऑर्बिट एनर्जी बराबर इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो nth ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट यानी nवां कक्षा, nth ऑर्बिट में किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है En। E का मतलब एनर्जी, N का मतलब nth ऑर्बिट, बराबर -mz² e⁴ 8 ε0² n² h²। m का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Z का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, ε0 तो जान रहे परमिटिविटी ऑफ एयर, n का मतलब ऑर्बिट नंबर, nth ऑर्बिट है, और h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। सारा वैल्यू डालने पर m फिक्स है, E फिक्स है, ε0 फिक्स है और h फिक्स है। सारा वैल्यू डालने पर वैल्यू आएगा -13.6। ये Z तो वेरिएबल है, हर एटम का एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, और ये ऑर्बिट नंबर भी वेरिएबल है, सेकेंड ऑर्बिट हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, तो इंटू Z²/n², यानी बाकी कांस्टेंट का वैल्यू रख के सॉल्व करने पर ये फाइनली क्या मिल गया? तो किसी भी एटम के nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी होगा -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब देखिए फॉर हाइड्रोजन एटम, जैसे हम हाइड्रोजन एटम का बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, और हाइड्रोजन एटम में भी तो इन्फिनाइट ऑर्बिट है, अनंत कक्षाएं हैं। ऐसे प्रैक्टिकली एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा। लेकिन इसके अंदर भी तो इन्फिनाइट ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर हम बात करें तो उसके nth ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, और nth ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वही nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का भी होगा। तो nth ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा -13.6, जेड का वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 रख दो, बाई n²। तो ये हो गया हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का एनर्जी, या nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, एक ही बात है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखोगे तो -13.6 बाई 1² कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा का ऊर्जा इतना होता है, दूसरे कक्षा का ऊर्जा हो जाएगा -13.6 बाई n के जगह 2 का स्क्वायर यानी 4, तो हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी हो जाएगा -13.6 बाई 9 यानी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, इस तरह से एनर्जी हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए निकल जाएगा। अगर हम हीलियम एटम के लिए एनर्जी निकालें फर्स्ट ऑर्बिट का, तो यहाँ से निकलेगा हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ जेड के जगह 2, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान 1। तो आप किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन एटम का यहाँ से निकलेगा, एक्चुअली जेड का मान 1 रखना होगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन यानी उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य। मान लीजिए ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा, यानी हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो उस फोटोन का वेवलेंथ क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन का एनर्जी दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। उस फोटोन का यानी उस लाइट का वेवलेंथ क्या होगा। तो मान लीजिए इस ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर है n1 और इस ऑर्बिट का ऑर्बिट नंबर है n2, ठीक है। तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, E का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन, यानी उत्सर्जित फोटोन का एनर्जी बराबर होता है फॉर्मूला E2 माइनस E1, यानी हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। अब फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, या हम hc/λ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए E2, ये E2 किस ऑर्बिट का एनर्जी है, n2 ऑर्बिट का, n2 ऑर्बिट का एनर्जी है E2 और n1 ऑर्बिट का एनर्जी है E1। अब एनर्जी का जो जनरल फार्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था, किसी nth ऑर्बिट का एनर्जी होता है -mz² E4 बाय 8 ε0² n² h²। तो किसी भी एटम के nth ऑर्बिट का यही एनर्जी होता है। तो यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है n1, तो यहाँ पर n1 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा n1 ऑर्बिट के एनर्जी का, तो -mz² E4 बाई 8 ε0² n1 सॉरी n2, अच्छा E2 है ना, तो E2 का मतलब n2 ऑर्बिट का, तो n2 ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम n2 ऑर्बिट का एनर्जी देखेंगे तो यहाँ n2 डालेंगे तो n2² h², फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और फिर n1 का, ये E1 का मतलब n1 ऑर्बिट का एनर्जी, तो n1 के लिए जब निकालेंगे तो फिर एक माइनस आएगा और यहाँ पर पहले से एक माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आएगा 1/n1² और ये -1/n2²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर h और c को नीचे डालेंगे, तो यहाँ h² है
जैसे ये h नीचे जाएगा तो h³ हो जाएगा। इसमें से z² को हटा दें तो बाकी जो बच गया वो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, परमिटिविटी ऑफ एयर, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये सब कांस्टेंट है। इसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट R कहते हैं। रिडबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है। R को हम क्या कहेंगे? रिडबर्ग कांस्टेंट। R का वैल्यू क्या हो गया? me4/8ε0² h³c। दिस इज द रिडबर्ग कांस्टेंट R। तो यहाँ हो गया R, ये हो गया z², ये हो गया 1/n1² माइनस 1/n2², इधर हो गया 1/λ। क्लियर है? वेयर R इक्वल टू me4/8ε0² h³c बराबर 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। इसी को हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के सम्मान में इस कांस्टेंट का नाम पड़ा रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। रिडबर्ग कांस्टेंट का ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल वैल्यू याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में होगा। ये लैम्डा का मतलब वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप मारेगा तो एक फोटोन निकलेगा, उस फोटोन का वेवलेंथ निकालने का यही फॉर्मूला है। R हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, Z हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप मार रहा है? N2 से N1 में। जैसे मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हाइड्रोजन एटम में, मान लो ये हाइड्रोजन एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट n=1, सेकेंड ऑर्बिट n=2। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो फोटोन जो निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम का बात हम कर रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला 1/λ RZ² 1/n1। n1 का मतलब हो गया लोअर ऑर्बिट, n2 का मतलब होता है हाइयर ऑर्बिट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 1/λ इक्वल टू R। Z हो गया एटॉमिक नंबर, तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1² होगा इंटू 1/। लोअर ऑर्बिट का संख्या है 1 और हाइयर ऑर्बिट का संख्या है 2, तो यहाँ लोअर का 1², हाइयर का 2²। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल टू R 1 - 1/4, दैट मीन्स 3/4। अब इसको रिवर्स करिए, 1/λ का उल्टा क्या हो गया? लैम्डा इक्वल टू 3R/4 का उल्टा हो गया 4/3R। ये हो गया आपका वेवलेंथ। इसमें अगर हम R का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा। तो चलिए जो भी बात आज पढ़े उसको हम एक बार अब लिखना स्टार्ट करेंगे। एक टॉपिक और जान लीजिए, आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं? व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल? इसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसको हम हिंदी में आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। देखिए क्या है इसका मतलब। कोई भी एटम है तो न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में और इस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल हम लास्ट ऑर्बिट यानी इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में भेजना चाहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और इसको हम कहाँ भेजना चाहते हैं? इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट से निकलकर एकदम लास्ट ऑर्बिट में चला जाए तो समझ लेना कि वह इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में नहीं है यानी उसके भीतर है तो समझ लेना अभी वो न्यूक्लियस के फील्ड में है यानी एटम के अंदर है। जैसे आप पढ़ते हैं कि सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 8 1, लेकिन जब सोडियम आयन बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये निकल जाता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है मतलब एटम से बाहर निकल जाता है। तो एटम से बाहर निकलने का क्या मतलब हुआ कि एटम के अंदर इन्फिनाइट ऑर्बिट है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से निकल के एकदम इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में पहुंच जाए तो समझ लो वह इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया। अभी देखो यह इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो क्या यह इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है या बाहर? तो अंदर कहलाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो भी अंदर में है, थर्ड ऑर्बिट में है तो भी अंदर में है। ये तब तक बाहर नहीं कहलाएगा एटम से बाहर जब तक ये इन्फिनाइट ऑर्बिट में नहीं जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट से
बिल्कुल इन्फिनाइट ऑर्बिट में भेजने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यानी किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकल जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कोई एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बनता है, अब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो निगेटिव आयन बनता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए, जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो फ्री करना मतलब एटम से बाहर निकलना है, तो एटम से बाहर निकालने के लिए उसको कहाँ भेजना होगा, इन्फिनिटी ऑर्बिट में, तो वो जस्ट फ्री होगा। तो किसी एटम को किसी इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करने के लिए जितना एनर्जी कम से कम चाहिए उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन परमाणु में एक ऑर्बिट होता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दें तो ये आयोनाइज हो जाएगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो जरा सोचिए, यह इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी। अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी यह जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हमको लास्ट ऑर्बिट यानी इन्फिनाइट ऑर्बिट में भेजना है, यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी करना है, तो इसको कम से कम कितना एनर्जी देना पड़ेगा। तो अभी कितना है -13.6, अगर इसको हम 13.6 और दे दें तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जस्ट फ्री करने के लिए कम से कम कितना एनर्जी सप्लाई करना होगा, 13.6 प्लस में, तो यही कहलाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। पहला पॉइंट है बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल बोर ने तैयार किया उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट बताया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर पूछता है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट का मतलब होता है संकल्पना या परिकल्पना। बोर का जो एटॉमिक मॉडल है ये निम्नलिखित पॉस्टुलेट यानी निम्नलिखित संकल्पनाओं पर आधारित है। पहला है, एन इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी व्हाइल मूविंग इन स्टेशनरी ऑर्बिट। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी स्टेशनरी ऑर्बिट या कोई भी ऑर्बिट में घूमता है तो वह अपना एनर्जी लूज नहीं करता, यानी उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, उसका काइनेटिक एनर्जी न बढ़ता है न घटता है। सेकेंड, the angular momentum of an electron in stationary orbit is an integral multiple of h/2 pi। किसी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है वो nh/2 पाई के बराबर होता है, जहां n ऑर्बिट नंबर है। थर्ड है, when an electron jumps from higher energy state to a lower energy state then it emits a photon। The energy of photon is E2 minus E1, that means h nu बराबर hc by lambda। यहां तक लिखने के बाद ये 3 पॉइंट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कहां से लिखना है, नीचे वाला नहीं लिखना है। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज। क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। तो ये फार्मूला हो गया, जहां z क्या है उस एटम का एटॉमिक नंबर है और n क्या है ऑर्बिट नंबर। तो सबका वैल्यू रखने पर ये मास का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और h की वैल्यू रखने पर En का फॉर्मूला ये आ गया। यानी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई
-13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान 1 होगा तो En बराबर हो जाएगा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। हम हाइड्रोजन एटम का बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। पहला जो ऑर्बिट होता है हाइड्रोजन परमाणु का उसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे, क्योंकि उस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होती है। कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी इससे अधिक होती है, -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कहाँ से निकाल रहे हैं एनर्जी? इस फॉर्मूला से निकाल रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का एनर्जी है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान 1 डालो, सेकंड के लिए 2 डालो, थर्ड के लिए 3 डालो। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी ये आ जाएगा, फोर्थ का ये आ जाएगा, इस तरह बढ़ते बढ़ते जो लास्ट ऑर्बिट है यानी इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0। अब आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप ज़्यादा है। अब देखिए इस दोनों को घटा कर देखिए तो लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है। यहाँ पर गैप कम है, यहाँ और कम है और कम है और कम है और कम है, एकदम सटते जा रहा है, लास्ट में एकदम इन्फिनिटी का 0 हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है, इसलिए इसको ग्राउंड स्टेट कहेंगे यानी निम्नतम ऊर्जा अवस्था, और बाकी सेकेंड से लेकर इन्फिनिटी तक को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है उत्तेजित अवस्था, यानी हाइड्रोजन एटम के अंदर जो पहला ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन तो उसी में होता है, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो एक्साइटेड होकर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी ऑर्बिट में जंप कर सकता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर किसी हाइयर ऑर्बिट में चला जाए तो उस अवस्था को हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। द स्टेट ऑफ एन एटम विथ द लोएस्ट एनर्जी इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है किसी एटम का जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है यानी फर्स्ट ऑर्बिट। द स्टेट विथ हाइयर एनर्जीज आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट को छोड़कर बाकी जो हाइयर एनर्जी लेवल है इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। सो एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन परमाणु का एनर्जी ये है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सब एक्साइटेड स्टेट है, तो इसमें पहला उत्तेजित अवस्था है सेकेंड ऑर्बिट, दूसरा उत्तेजित अवस्था है थर्ड ऑर्बिट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी E2 बराबर क्या हो गया? -13.6/2² यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए यानी किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा चाहिए दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए कोई हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो इसका मतलब उस हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब उस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल फ्री करने के लिए यानी उसको इन्फिनिटी ऑर्बिट में भेजने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, तो यही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, ये टॉपिक तो अभी अभी मैंने पढ़ाया है। कोई इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो फोटोन निकलता है, उस फोटोन का एनर्जी E बराबर होगा E2 - E1। और ये सारा अभी कैलकुलेशन मैंने बता दिया है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ गया? 1/λ। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, RZ² 1/n1² - 1/n2², जहाँ R को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.0973 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिए। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए।
ये हो गया, लिखिएगा यहाँ पर nवां कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, किसी परमाणु के nवां कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका ये फॉर्मूला है। इसमें कांस्टेंट का वैल्यू रखने पर ये वैल्यू आएगा। यह किसी भी एटम के nth ऑर्बिट के एनर्जी का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान 1 रखेंगे तो En का वैल्यू आ जाएगा -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन परमाणु के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालना हो तो n का मान 1 रखेंगे, सेकंड का निकालना हो तो 2 रखेंगे। ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पर लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब है लाइट, लाइट का मतलब है फोटोन, यानी उत्सर्जित फोटोन का तरंग दैर्घ्य। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो एक फोटोन निकलता है। उस फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला है E = E2 - E1। यहाँ से उस फोटोन का वेवलेंथ निकल जाएगा। इस फार्मूला से उस फोटोन का वेवलेंथ निकलेगा। जहां R को हम रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं और इसका वैल्यू होता है 1.0973 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। चलिए, टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। थैंक यू।